मैं चाहता हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ बड़ा होकर के मेरा बेटा ये काम ना करे, पढ़ लिख करके कोई और इंजीनियर का काम करे, जिससे संतुष्टि मुझे मिले। सारी जिंदगी होगी जूते में पॉलिश करते करते ये सोचता हूँ बच्चे पढ़ लिख के अच्छे इंजीनियर बने मेरे भी। मैंने भी पढ़ाई की है इंटर तक, और मैं भी चाहता हूँ, मेरी तो नौकरी लगी नहीं, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। मेरी बेटी मेरी तरह मजदूरी नहीं करेगी, मैं उसे अफसर बनाऊंगी। करीब 20 साल पहले जब ऐसे 4 लोगों ने ये सपना देखा होगा तो शायद लोग उन पर हंसे होंगे, उनका मजाक उड़ाया होगा, उन्हें ताने मारे होंगे। इन लोगों ने वो सब कुछ सहा, लेकिन अपने सपने के साथ समझौता नहीं किया और आखिरकार उनका सपना हकीकत में बदल ही गया। सड़क पर लोगों के जूते पॉलिश करने वाले और अखबार बेचने वाले के बेटे IIT में सिलेक्ट हो गए। ऑटो चलाने वाले के बेटे को IIM में दाखिला मिल गया और पत्थर तोड़ने वाली एक मजदूर महिला की बेटी देश के सबसे नामी गिरामी लॉ कॉलेजेस में से एक में पढ़ाई करेगी। वो कौन लोग हैं जिन्होंने अपने हालात भूलकर अपने बच्चे के लिए खूबसूरत सपने संजोए, जिन लोगों ने अपना पेट काटकर अपने बच्चों को पढ़ाया, जिन लोगों ने दिन रात मेहनत की ताकि उनका बच्चा आराम की जिंदगी जी सके। कौन है वो लोग? मिलेंगे आप उनसे। जून की गर्मी की चिलचिलाती दोपहर हो, जनवरी की सर्द शाम या फिर अगस्त की बारिश से तरबतर सुबह, पिछले 40 साल से कानपुर के किदवई नगर चौराहे पर एक शख्स इन सब परेशानियों से बेपरवाह लोगों के जूते चमकाने के अपने काम में जुटा हुआ है। उसके हाथ कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं, क्योंकि वो हाथ एक सपने को आकार देने में लगे रहे। और वो सपना था कि राजेंद्र के बच्चों के हाथों में जूते पॉलिश करने वाला ब्रश नहीं बल्कि कलम हो, और उस कलम की बदौलत आज राजेंद्र का सबसे बड़ा बेटा IIT कानपुर का स्टूडेंट बन गया है। राजेंद्र जी, किदवई नगर चौराहे पर बैठकर पहली बार ये ख्याल कब आया होगा कि बेटे को एक दिन IIT में पढ़ाना है, या ये ख्याल कभी आया भी था? ये ख्याल तो मेरा शुरुआत से रहा है। कारण ये रहा है कि पिताजी हमारे जो है वो चाहते थे कि मैं कुछ पढ़ लिख करके बनूं, लेकिन पिताजी भी हमारे यही काम करते थे। तो एक बार हमारे पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने मुझे दुकान पर बैठा दिया। उसके बाद फिर मेरी पढ़ाई बर्बाद हो गई। तो जब मेरा वो सपना टूट गया तो मैंने सोचा कि अब बच्चे को अपने जो है कुछ बनाना है बस। आपकी ज़िंदगी में भी कभी राजेंद्र जी ऐसा वक्त या ऐसी मजबूरियां आई होंगी कि आपके ऊपर भी ऐसे हालात बने होंगे कि बेटे को दुकान पर बिठा दें? बहुत सी मजबूरियां आई हैं। चक्कर क्या है कि आजकल पैसा 2 ही चीज़ों में लगता है, शिक्षा और चिकित्सा। ऐसी बहुत से समय आए हैं, करीब 10-12 साल तो हम बीमारी में ही परेशान रहे। कभी वाइफ बीमार है, कभी बच्चे बीमार हैं। तो ऐसे समय में मुझे कर्ज भी लेना पड़ा, इनकी पढ़ाई भी करानी पड़ी कि पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। सालों हो गया मैंने एक शर्ट धो करके उसी को पहना है। दाढ़ी बनवाई नहीं बनवाई उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक जो ख्वाब है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़े और जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा बच्चा ना करे, ये जिद पक्की थी। ये जिद पक्की थी बस। अभिषेक, अगर मैं आपके सपने की बात करूं, आप क्या सोचते थे खुद को लेकर? क्योंकि अपने पापा को आपने जो काम करते देखा, कभी ये लगता था मुझे भी एक दिन यही करना पड़ेगा, या यू हैड बिगर ड्रीम्स? शुरू से एम रहता था मेरा कि क्लास में फर्स्ट आना है, बस ये सोचा करते थे शुरू से ही। लगभग 10th तक ऐसा ही रहा था मेरा। फिर 10th में आके कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी घर में, थोड़ी मतलब कि पैसे की प्रॉब्लम थी थोड़ी, और तो उसके लिए मैंने 10th की जब छुट्टियाँ होती हैं उसमें मैंने काम भी किया था। क्या काम किया? मैंने एक फैक्ट्री में काम किया था, रात नाइट ड्यूटीज़ की थी मैंने, पूरे 2 महीने काम किया था वहाँ पर। 40 रुपये रोज़ में वहाँ पे काम किया था मैंने। और उसके बाद फिर
फिर मेरे पापा ने इसके बाद कुछ पैसे हुए, लगभग 1200-1300 रुपये हुए थे अप्रॉक्स मिला के सब कुछ। तो उससे मैंने 12th की बुक्स खरीदी थी। तब मेरे को किसी दोस्त ने बताया कि भाई IIT के दुनिया के इंडिया के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट में आता है एक। तो सोचा फिर मैंने कि यार हम भी IIT करते हैं और हो जाए तो हो जाए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, भगवान मालिक है। 12th के जब लास्ट में कोई था नहीं मेरे को गाइडेंस करने के लिए, मैंने खुद ही पढ़ाई की सिर्फ अपने दम पे। लास्ट टाइम टू हैंड देखिए, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है कि आज तुम इस मुकाम में पहुँचे हो। मुझे वो दिन याद है कि जब तुम मेरे पास आए थे और तुमने मुझसे कहा कि सर हम फीस देने में सामर्थ्य नहीं, तुम्हारे पापा ने भी हमसे अगर रिक्वेस्ट की थी कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम अभिषेक के पास, तो हमने तुम्हारी हेल्प करी और फ्री पढ़ाया तुम्हें। लेकिन आज तुमने गुरु दक्षिणा हमको दे दी जिस मुकाम में तुम पहुँचे हो, और अपने माँ बाप का, गुरुजनों का और देश का नाम रोशन करो और इसी तुम आगे बढ़ते चलो। अभिषेक को पढ़ाने के लिए आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, स्कूल की फीस जमा करने के लिए या यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए, या तमाम खर्चे होते हैं पढ़ाई से जुड़े हुए। आपने बहुत मुश्किल से किया ये सब? जी सर, बहुत मुश्किल से किया। पापा तो करते ही करते थे, थोड़ा बहुत हम भी कपड़े वगैरह सिल करके थोड़ा सा खर्च निकाल लेते थे। राजेंद्र जी, कभी हताशा नहीं हुई कि नहीं हो पाएगा, इतना क्यों मैं कर रहा हूँ? मैं सोचता था कि हम जिस गंदगी में हैं उस गंदगी में मेरे बच्चे ना रहें। कई बार दुकान पे बैठे होते हैं तो हमारे जो कस्टमर्स होते हैं तो पूछ लेते हैं कि बेटा आपके बच्चे कितने बड़े हो गए, जो एजेड हैं पूछ लेते हैं बेटा आपके बच्चे कितने बड़े हो गए, अपने बच्चे बराबर के हो रहे हैं, चलिए अब तो आपका हाथ बटाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं। तो मुझे बहुत कष्ट होता था कि देखिए मेरा ख्वाब क्या है, मैं अपने बच्चों को क्या बनाना चाहता हूँ और ये हमारे बच्चे को क्या कह रहे हैं। सही बात है। तो उस वक्त मुझे बहुत दुख होता था। लेकिन जब मेरे बच्चे ने IIT में टॉप किया, नाम रोशन किया, और जब उन्हीं को लोगों को पता चला तो वो बस अरे करके रह गए कि अरे ये क्या हुआ। अगर कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं ना तो लोग पहले इसमें हंसते हैं, लेकिन जब बंदा अलग करके दिखा देता है तो बंदा फिर उसी को मिसाल देने लगते हैं। अभी आप IIT कानपुर में फर्स्ट ईयर में हो? फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया मेरा। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। कौन सी ब्रांच है? जी एरोस्पेस इंजीनियरिंग। वहाँ पर जाहिर सी बात है दोस्त वगैरह सब पूछते हैं भाई तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, बताते हो क्या करते हैं? जी हाँ, कोई झिझक नहीं? एक्चुअली ऐसा है ना कि मेरा मानना है कि अब मान लीजिए 10 लोग बीच खड़े हो तो मेरे पेरेंट्स हैं, इसमें शर्म की बात क्या है? मेरे पेरेंट्स हैं, हम तो वही बोलेंगे मेरे पेरेंट्स हैं और हमें कोई शर्म भी नहीं है। आज नहीं 10 साल बाद कुछ अच्छा होगा, लेकिन लाइफ लिस्ट होगा तो सोना आग में तप करके ही कुंदन बनता है। दुकान पे बैठते थे, अब से कुछ जैसे कहीं जाना हुआ कि बेटा यहाँ चले जाओ, तो इनको मैं दुकान से दूर बुलाता था कि बेटा ये पैसे तुम रखो, ये जाओ वहाँ हो ले जा करके। दुकान पे कभी करीब नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया? बस कारण वही है कि हम उस गंदगी से दूर ही रखना चाहते थे कि ये काम इनसे दूर रहे, बस इस काम में ये इनको कभी आना ना पड़े। और ईश्वर ने साथ दिया और हमारी तपस्या सफल हो गई। मैं आज यही दुआ करूंगी कि ईश्वर हमेशा आपका साथ दे, आपकी सारी दुआएं पूरी हो। और अभिषेक, सिर्फ IIT पे नहीं रुकना है ना, आगे पढ़ना है, आगे बढ़ना, छोटे भाई बहनों को पढ़ाना है। वो तो मेरा अभी फिलहाल तो मेरा प्राइम गोल वही अपने भाई को अगले साल JEE कराना। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार के साथ हैं। आपके सारे बच्चे बहुत अच्छा निकले और आप उन तमाम लोगों को जवाब दे पाए जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। आपको बहुत एक छोटा सा तोहफा जिंदगी लाइफ की तरफ से है आपके लिए। I'm not ashamed of from where I come from. I'm not ashamed of my mother. Rather, I'm just really grateful that she made this sacrifice to be away from her daughter. ये है बालनी अम्मा, कर्नाटक के मारनाहल्ली इलाके में मजदूरी करती हैं।
सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ते उनके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। लेकिन पति की मौत के बाद बच्चों का पेट पालने के लिए उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। जब जद्दोजहद 2 वक्त की रोटी की हो तो बच्चों की पढ़ाई कैसे मुमकिन हो। ऐसे में इस माँ ने 14 साल पहले दिल पर पत्थर रखकर अपनी 5 साल की बेटी कार्तिका को खुद से दूर कर दिया, ताकि उसके नन्हे हाथों को पत्थर न तोड़ने पड़े, ताकि उसकी बेटी को गरीबी में जिंदगी न बितानी पड़े, ताकि एक दिन वो फख्र से सर उठाकर कह सके कि मैं कार्तिका की माँ हूँ। और आज वो दिन आ गया है। पलनी अम्मा की 14 साल की तपस्या रंग लाई है। उनकी बेटी कार्तिका का दाखिला नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल में हो गया है। Kartika, it's like a dream come true. Yes, it is. अभी हमने तस्वीरें देखी आपकी माँ की। I mean, it looks unbelievable, you know, कि you could have ever imagined कि आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे एक दिन। If I had not been admitted into Shanti Bhavan, then instead of talking to you now, I would be sitting with my mom and breaking stones. So it's because of Shanti Bhavan that I'm in the position that I'm in today, and so yeah, it would have been impossible for me to think that I would even enter the profession of law. बिल्कुल, कार्तिका कह रही है कि शांति भवन नहीं होता तो वो आज अपनी माँ के साथ शायद पत्थर तोड़ रही होती है। शांति भवन से शांति जयंत श्री जी भी हमारे साथ हैं। शांति जी, शांति भवन क्या है? Shanti Bhavan is a unique school of excellence, a residential school of excellence for children of the poor. We select children at 4 years old, and we give them a world-class education. कार्तिका के बारे में आप लोगों को कैसे पता चला? कार्तिका आप तक कैसे पहुंची? Kartika was, when her mother used to work in the quarry, there's nobody to look after the children. Actually, it's quite dangerous for children to be there because children have fallen. They live on the top. The quarry becomes deeper as they break the stones. So they live on the top. So her mother had admitted her in a convent where they take care of children for the day. Sisters were running that. When we visited that, we found her, and we do some simple tests, and she was selected to study at Shanti Bhavan. आपकी माँ के लिए ये एक आसान डिसीजन नहीं रहा होगा आपको खुद से दूर करने का, एक अनजान जगह भेज देना, you know? Yeah. So when she first admitted me in Shanti Bhavan, the people in my village were like, what kind of lady is she? She's sending the daughter away to a place so far from where she lives, and they ridiculed my mother for taking that decision. But then after 3rd grade, when I started going home, the same guys who ridiculed my mother, they were like, oh, she took a good decision, she's speaking English, and she appears to be smart, and she's interacting with everybody. If I ask you, how much does your mother earn in a day? My mother, it depends on when she has work or when she can find work in the quarry. So if she's lucky and if she works by herself, then she earns more money. So usually she works in a group because she's not healthy enough to work by herself. So when she does get work, that is like twice or thrice in a week, she will earn like 40-50 rupees per day. 40 rupees a day? Yeah. जैसा आपने कहा हफ्ते में 2 या 3 दिन काम मिलता है, अगर मिल गया, और 40 या 50 रुपए दिन के मिलते हैं अगर काम मिला, वो उतना खर्चा नहीं उठा सकती कि आपसे जल्दी जल्दी मिलने आ सके. She can't come and meet you often. Did you miss that? Initially when I first joined Shanti Bhavan, I was like, my mother's ignoring me, she's not coming to see me. I couldn't understand that time, but as time went on, she would like try to come and see me once a year or like twice a year, and that's because she was finding it really hard to get the money to come and see me. So as time went by, the people in Shanti Bhavan, the people who took care of me for these 14 years, they made me understand that I shouldn't be ashamed of my mother and that I shouldn't blame her for the position that she is in. So now I'm not ashamed of
from where I come from. I'm not ashamed of my mother. Rather, I'm just really grateful that she made this sacrifice to be away from her daughter so that I could get an education. So true. Actually, you should feel proud of your mother. Leave alone feeling ashamed. I mean, am I right? I'm used to being away from my mom because just twice in a year I would go home to meet her. This is going to be the first time. Kartika's mother feels, and Kartika also feels that she's too far away. But nowadays travel is not such a big thing, and soon she will learn to. Yeah. And imagine once you become, you complete your studies, जब एक lawyer बन जाओगी, कितना बदलाव लाओगी तुम अपनी ज़िंदगी में, अपनी माँ की ज़िंदगी में, उनके आसपास रहने वालों की ज़िंदगी में. What difference you'll make? Do you realize that? I know. I mean, you've created history for them, right? I think we should all clap for her. Don't cry. Okay. We have a message for you. பெருமைக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த அளவுக்கு இந்த லெவலில் வந்துருக்கிறான்னா எங்கள் வீட்டிலே இந்த அளவுக்கு வந்துருக்கிறேன், டிவி நியூஸ் பேப்பரில் வந்துருக்கிறேன், எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இதுக்கு மேலே இன்னும் டிவி நியூஸ் பேப்பரில் வருவா, இன்னும் ஜனங்களுக்கு இன்னும் நிறைய செய்வா, வக்கீல் படிக்கிறதுனால நல்லா செய்வான்ட்டு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. காலேஜுக்கு போய் நல்ல மாதிரியாக படித்து நல்லா மார்க் வாங்குமா. அப்புறம் இது மாதிரி பாரு, நான் கல் உடச்சின்னு எவ்வளோ கஷ்டத்தில் வேதனை போட்டுன்னு கிடக்குறேன், நீனாச்சு நல்லா படிமா போய். कितने साल और पढ़ना है अभी? 5 years. Seems to be a long time for your mom. Yeah, I'll earn before the 5 years are over because I'm sure if I keep up my grades in college, I'll get a good internship and hopefully I'll be able to help my mom in between. You always wanted to study law? As far as I can remember, it was from 8th grade or 7th grade that I had an interest in studying law. Oh. But I took an interest in actually pursuing it from my 10th grade. And that's because I had a lot of respect for people who enter this profession. I used to think lawyers are really smart and that they have to work really hard. And the fact is, law is a very challenging profession. From childhood, she has been a very bright kid, very pleasant, very smart. She is a good artist. She has leadership qualities. And she has many other ambitions, not just being a lawyer, but all the way to one day becoming the Prime Minister of India. All of those things, and it was always a great pleasure to have her, with us all the time. Okay, so from here, what next? My aim is to excel in my studies. I have no other job than trying to top the rank and I want to emerge as the best student from Bhopal. And yeah, usually I would be embarrassed to tell people that I want to become the Prime Minister one day, but the truth is I really want to make it to the top of the political system and become the Prime Minister one day. It's lovely. It's been such a pleasure talking to you, Kartika. बहुत अच्छा लगा. And there's lots of positive energy coming from you. हम एक तोहफा आपकी माँ के लिए लाए हैं, लेकिन चूँकि वो यहाँ आज नहीं आ पाई हैं, we would really want if you could send it across to her. Yeah. हम सपना देखते थे कि अपना बेटा को कुछ अच्छा बड़ा अथी पर ये नहीं जानते थे कि IIT क्या होता है.
पटना का गायघाट इलाका और इस इलाके का ये छोटा सा घर, सोचिए क्या इस छोटे से घर से कोई IIT या IIM तक पहुंच सकता है? क्या यहाँ रहते हुए कोई देश की सबसे शानदार नौकरी पाने की काबिलियत हासिल कर सकता है? क्या 200 रुपए रोज कमाने वाले का बेटा महीने के 3 लाख रुपए कमाने के लायक बन सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। ये मुमकिन करके दिखाया है श्री कृष्ण जायसवाल के बेटे ने। श्री कृष्ण ने पिछले 20 साल में पटना की हर सड़क, हर गली देखी है। ऑटो से हजारों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है ताकि उनके बच्चे अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। श्री कृष्ण तो जिंदगी भर ऑटो चलाने के अलावा कुछ सीख नहीं पाए, लेकिन आज उनका बड़ा बेटा अनुपम IIM कोलकाता में बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाने के गुर सीख रहा है। हमारे साथ है श्री कृष्ण जायसवाल जी, उनकी पत्नी सुधा और उनका होनहार बेटा अनुपम। श्री कृष्ण जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, एक ऑटो चलाने वाला इतना बड़ा ख्वाब कैसे देखता है, इतना बड़ा सपना कि मेरा बेटा इतने ऊंचे पद पर जाएगा? कभी सोचा था आपने? थोड़ा बहुत मतलब कि जानता था कि मेरा बच्चा पढ़ने में तेज है, कुछ अच्छी सी नौकरी मिलेगी, ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। लेकिन ईश्वर की कृपा, ये दिन हमको देखना था और बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ मैं। आप खुद कितना पढ़े लिखे हैं? इंटर में मैं प्लग कर गया था। उसके बाद इसी बीच में मेरा मैरिज हो गया, घर में पार्टीशन हो गया, मैं अकेला महसूस कर रहा था, मैं अपसेट हो गया, पढ़ाई के प्रति अपसेट हो गया। पढ़ने की इच्छा हमको पूरी थी। मैं क्लास में जाता था, इंग्लिश का लेक्चर सुनता था, तो मैं सपना देखा था कि मैं भी इसी तरह से, मैं भी किसी दिन लेक्चरर के रूप में आऊंगा। हाँ, सपना देखा करता कि मैं लेकिन ये सपना मेरा पूरा नहीं हो सका। पारिवारिक खर्चा बढ़ने लगा। अब इसी बीच में मतलब अनुपम का जन्म हुआ, तो अनुपम पढ़ने में तेज था। जिस बुलंदी को मैं छूना चाहता था, मैं छू नहीं सका। आज उस बुलंदी को मेरा बच्चा छू रहा है। So sweet. सुधा जी, कैसे पाला है बच्चों को? कम आय में, ज़्यादा पैसा तो नहीं रहा होगा कभी ना? हम भी बचपन में पढ़ना चाहते थे, लेकिन मेरे कोई पढ़ाने वाला नहीं थे। तो हम जन्म लिए उसी से मेरी मम्मी डेट कर गई थी। हमको बहुत पढ़ने का मन करता था, लेकिन कोई पढ़ाने वाला मेरा नहीं था। मेरी दीदी पाल पोस के बड़ी की, माँ तो थी नहीं, भैया लोग उतना थी नहीं थे। तो इस कारण से हम सोचे कि अपना बच्चा को हम आगे मतलब पढ़ाएंगे। स्कूल खोजने लगे, कहाँ मतलब कम पैसा में, हमके पास पैसा तो है नहीं, कम पैसा में हो जाए। एक सरकारी स्कूल FNS स्कूल है, उसमें इसको एडमिशन हम करवा दिए। एक ऐसे ही संस्था, मतलब कभी कुर्सी टेबल पर बैठ के नहीं पढ़ा है। चौकी मतलब एक कोचिंग था जिसमें सुबह 7 बजे से 7 बजे शाम तक चौकी पे पढ़ाया जाता था, चौकी पे बैठा करके। तो वहाँ जाने लगा पढ़ने के लिए। हाँ, मतलब 100 रुपये का महीना दिन भर के लिए, 100 रुपये का महीना दिन भर वहीं स्कूल में ही रहता था। तो उसी में फिर ये बोला कि हाँ अच्छा पढ़ाया जाता है। तो दोनों बच्चा को भी, एक और दो एक और अभिषेक है इससे छोटा, एक लड़की भी है, उसको भी इसी में डाल दिए। 100 रुपये महीने फीस थी स्कूल की? हाँ, उसमें अच्छा पढ़ा। दिल्ली बॉम्बे में आजकल लोग 15-15 हज़ार रुपये महीने की फीस देके पढ़ रहे हैं। उन बच्चों को शायद आज ये ज़रूर देखना चाहिए, अनुपम के बारे में सुनना चाहिए। तो उसमें सिर्फ तीनों का 300 रुपया, उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं था। वो 300 रुपया देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। यहाँ पे पटना सिटी में हेलन ब्यूटी पार्लर है, उसमें हम जा कर के कुछ दिन तक काम किए। उसमें जो होता है पूछा बच्चों की फीस भरने के लिए। हाँ, उसमें करके स्कूलों का फीस भरे और घर का भी खर्चा वर्चा होता था। लेकिन किसी फैमिली को इससे बताया नहीं हम आज तक, अपना किए। उसके बाद फिर जब मैट्रिक कर लिया, तो एक अंजुम सर है वहाँ पे, हम लोग के घर के पास ही है। इसको हम अब मैट्रिक के बाद तो पढ़ाई में कुछ और खर्च होता है, किताब वगैरह लेना पड़ता। पापा को तो इस सब के लिए समय नहीं मिलता। सुबह 8 बजे जाते थे तो रात में ही 11 बजे, 11:30 बजे आते थे। तो इसको लेके फिर हम घूमने लगे, कहाँ पर ऐसा हो जहाँ ये पढ़ा करके आगे पढ़े।
तो ले गए, एक अंजुम सर वहीं पे थे, उनके यहाँ लेके गए कि मेरा बच्चा को कुछ मतलब अपने कोचिंग में दीजिए पढ़ाने के लिए। तो सर देखें इसको तो बोले कि ये क्या पढ़ाएगा, इसके बराबर का तो बच्चा मेरे यहाँ 8वां 7वां में पढ़ रहा है। हम बोले नहीं सर मैट्रिक ही पढ़ लिया है। तो उनको अचरज लगा, तो इससे कुछ सवाल पूछने लगे। वो सवाल पूछे थे, जवाब दे दे। सर फिर चुप हो गए। अंजुम सर बोले ठीक है, बहुत अच्छा है, इसको जाइए आंटी, हम आपसे 1 पैसा नहीं लेंगे, इसको मेरे कोचिंग में आप भेजिए, हम फ्री में इसको पढ़ाएंगे। उधर देखिए, 2003 की बात है कि उसी समय वह 10वीं वर्ग पास किया था और वह जो है ट्यूशन के लिए एक बेसलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचा था माँ के साथ। और उनकी माँ ने वहाँ के डायरेक्टर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरे बच्चे को 2-4 ट्यूशन दे दिया जाए ताकि वह उससे कुछ पैसे कमा करके अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। मुझे लगा कि नहीं, इस बच्चे में कुछ ना कुछ है, अगर इसको ज़रा सा भी सपोर्ट किया जाए तो ये बच्चे बहुत आगे जा कर के बहुत ऊंची मुकाम हासिल करने वाला है। सुधा जी, कभी वो वक्त भी आया है कि बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए कुछ घर का सामान बेचना पड़ा है या कुछ कभी ऐसे हालात भी आए हैं? ऐसे तो आया है, पढ़ाई के लिए बेच, जितना भी सामान जो मेरे शादी में चाह रहा था वो सब हम बेच दिए। सब बेच चुकी हैं? हाँ, सब बेच चुके, जितना टीका का था सब बेच चुके थे। जेवर भी बेचे हैं? सारा जेवर बेच दिए थे। जब इन हालातों में एक इंसान रहता है, एक परिवार रहता है, तो आसपास बहुत सारे लोग ये कहने वाले भी होते हैं कि क्यों बच्चे को इतना आगे बढ़ा, मतलब पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, पैसे नहीं है तो कुछ काम पे लगाओ, कुछ ऐसी चीज़ सिखाओ जिससे जल्दी काम करने लगे। आपको भी ये सब सुनना पड़ता था? बहुत कुछ सुनना पड़ता था। यहाँ तक बोलते थे कि हम जैसे बोलते थे कि नहीं हमको बच्चा को कुछ बनाया, तो लोग बोलते थे क्या बनाओगे, एक ऑटो चालक के बेटा क्या बनेगा, आपको ऐसे ही सपना देखते हैं, ये कभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, तब मतलब कोई भी इंजीनियर या किसी तरह। हम सपना देखने का मेरा आदत, हम सपना देखते थे कि अपना बेटा को कुछ अच्छा मतलब बड़ा अथी पर, ये नहीं जानते थे कि IIT क्या होता है। लेकिन जब निकाल लिया तो वो लोग सब चुप हो गए, अब कुछ नहीं बोलते। वो लोग कहते हैं कि आपका जो बोले वो आपका पूरा हो गया। अनुपम, आप जब अपने ग्रोइंग अप ईयर्स में थे, 8-10 साल की उम्र होगी या उससे जब बड़े हो रहे थे, आपको एहसास था कि आपके माता पिता कितनी मुश्किलों से आपको पढ़ा रहे हैं? हाँ, एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा एहसास था इस बात का, इसलिए मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम होती भी थी तो मैं किसी भी तरह से उसका हल निकालने की कोशिश करता था। मम्मी पापा पे दबाव नहीं डालता था। अगर बुक्स कम पड़ती थी तो मैं दोस्त की बुक से काम चला लेता था। मैं देख रहा था कि घर में कैसा माहौल है, मम्मी एक पैसे के लिए और पापा एक पैसे के लिए कैसे इधर उधर काम कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं मैं उतना ज़्यादा मम्मी पे बर्डन न डालूं और किसी तरह से अपना मैनेज कर लूँ काम। कभी आपके मन में इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता था कि मैं ऐसे घर में हूँ या मेरे मम्मी पापा मुझे अच्छे कपड़े खरीद के नहीं दे सकते या ऐसी चीज़ें? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता था। मुझे लगता था कि मैं इन लोगों से ज़्यादा अच्छा हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा इतना केयर कर रहे हैं मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता था कि मैं बाकी सब लोग लड़कों से ज़्यादा ऊँचा हूँ, ज़्यादा अच्छा हूँ। अरे वाह, ये थॉट होना चाहिए। जब IIT का जिस दिन सुधा जी रिजल्ट आया होगा, पता चला होगा कि बेटा सिलेक्ट हो गया, क्या हुआ था उस दिन घर पर? आपकी तो कितने साल की मेहनत पूरी हुई थी। बहुत खुशी, उस दिन तो पूरा भीड़ लग गया था मेरे घर पे, सब आने लगे थे, TV चैनल वाले लोग सब। तो हमको बहुत खुशी हो रही थी कि इतना बार कभी हम समझे भी नहीं थे कि मतलब ऐसा होगा मेरे घर पे। उस समय बहुत खुशी हुई थी। ऐसा लग रहा था आज इतने साल मैंने जो तपस्या अब की है, हमको लगा कि अब मेरा दुख का दिन खत्म होने वाला है। अब आगे क्या प्लान्स हैं? आगे प्लान्स यही है कि 2 साल के बाद जो नौकरी लगेगी तो उसे ज्वाइन करना है। और बहुत टाइम हो गया, मैं बहुत 5 साल इधर और उधर 2 साल 7 साल मम्मी पापा से अलग रह रहा हूँ। तो अब सोच रहा हूँ कि नहीं, साथ में रहेंगे और जैसे भी हो, अगर कम ही बचत हो लेकिन साथ में रहने का मजा ही कुछ अलग होता है अपनी फैमिली के साथ। पापा का ऑटो चलवाना बंद करा दोगे? हाँ एकदम, पापा को करना ही नहीं कुछ, उसके बाद पापा घर पे बैठे रहेंगे। पापा को पढ़ने का शौक है हमेशा से, तो अपने शौक को पूरा करेंगे घर पे ही बैठ के। आज आपके मम्मी पापा के लिए हम एक तोहफा लाए हैं जिंदगी लाइफ की तरफ से।
आप चाहे गरीब हो, चाहे संपन्न हो या फिर किसी भी चीज़ से हो, मेहनत आपको करनी ही है। अगर आप किसी चीज़ में नहीं जीत पा रहे तो यानी कि हार ही जाएंगे। अगली बार फिर कोशिश कीजिए। 30 साल से हर सुबह 3 बजे उठना, घंटों तक अखबारों के बंडलों को छांटना, उनके रोल बनाना और साइकिल से सैकड़ों घरों में अखबार पहुंचाना। राजेंद्र मिश्रा अपना दिन का काम लोगों के सोकर उठने से पहले ही पूरा कर लेते हैं। इन 30 सालों में शायद ही किसी रोज राजेंद्र ने चैन से अखबार पढ़ा हो, लेकिन उनकी जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन एक अखबार बांटने वाला खुद अखबार की सुर्खियों में छा गया। खबर थी ही ऐसी, राजेंद्र का बेटा IIT में सिलेक्ट हो गया था। राजेंद्र जी, जब इतने सालों से अखबार बांटते थे, कभी सोचा था कि आपकी फोटो या आपका नाम अखबार में आ सकता है? नहीं, हमने कभी नहीं कल्पना की थी, ऐसा नहीं सोचा था। बेटे को लेकर कोई सपना देखा था? हाँ, बेटे के लिए सपना देखा था कि बेटा हमारी तरह ही जिंदगी न जिए, पढ़ लिख के गवर्नमेंट की जॉब करे, कोई भी सरकारी जॉब मिल जाए ताकि चैन की नींद सो सके। बहुत मुश्किलों से पढ़ाया बेटे को? जी, घर में आर्थिक स्थिति इसमें भी बहुत ज़्यादा रही। मान ली इमरजेंसी है, इनको फीस जमा करनी है, पढ़ाना है, तो कुछ कर्ज भी लेना पड़ा, उसको भी मुझे अदा करना पड़ा। अखबार वाले की वैल्यूएशन सामाजिक रूप में कम होती है, आदमी उधार देने में भी संकोच करता है। अगर किसी व्यक्ति ने 500 रुपये नोट दिया है, बस मुझे 100 रुपये लेना है, तो 500 नोट नहीं देगा, बोले कल आएंगे। सीमा जी, आदेश जब छोटा था, बहुत खर्चे होते हैं बच्चों के, स्कूल के, फीस के अलावा भी, कैसे आप मैनेज करती थी सारे खर्चे? इन्होंने शुरू से कोई डिमांड की ही नहीं। इनको कहीं घुमाने भी ले जाते थे, बस ऐसे ही जाते थे और चले आते थे। शुरू से ही इतने सीधे, कभी आज तक इनको डांटना नहीं पड़ा कभी, क्योंकि इन्होंने, मार तो बहुत दूर है, डांट भी नहीं इन्होंने खाई। तो इतने सेंसिटिव शुरू से रहे हैं कि इनसे कोई वैसी परेशानी इनसे नहीं हुई। क्या आदेश, घर के हालात समझ में आ रहे थे कि मांगने से कुछ नहीं होगा? हाँ, समझ में तो आ ही रहे थे। मतलब जब घर में पैसे ना हो तब भी आप कुछ मांगे तो माता पिता ना दे पाए तो ज़्यादा दुख होता है। तो इसलिए कभी ज़्यादा इच्छा भी नहीं रही मेरी, मतलब ये मिल जाने या वो मिल जाने, ऐसे चलता था। IIT का एक एग्ज़ाम होता है, ये तुमको कब समझ में आया? IIT का दरअसल मुझे 11th में मेरे साथ मेरे दोस्त वगैरह हैं, तो काकती में तैयारी करते थे, तो मुझे तो पहले ये नहीं समझ में आता था कि IIT होती किस चीज़ के लिए, क्या करते हैं वहाँ जाके। तो मुझे दरअसल 11th के अब एंड में कह लीजिए समझ में आया कि ये इंजीनियरिंग के लिए होता है, इंजीनियरिंग क्या होती है, वहीं से पता चला। पहले तो कुछ आइडिया नहीं था क्या होती है, कुछ नहीं। उधर देखो। आज तुमको इस पोजीशन पे देखकर मुझे बड़ा गर्व होता है, बड़ी खुशी होती है कि तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। और जब मुझे याद है वो दिन, आज भी हमको एक दिन याद है, जब तुम्हारे पहले पढ़ने आए थे, तुम्हारे पास कापी किताबों का अभाव था। मैंने तुम्हें कापी किताब अरेंज करा के दी, कभी दोस्तों से मांग के दी, कभी तुमने साथियों से मांग के दिया मैंने तुमको। और मुझे पैसा मिला हो या ना मिला उसको कोई बात नहीं, लेकिन सही मायने में मुझे तुमने गुरुदक्षिणा दे दी और मैं तुम्हारे भविष्य की उज्जवल कामना करता हूँ। इधर उधर मांगने जाना पड़ता था किताब? हाँ, थोड़ा बहुत मांगने तो जाना पड़ता था, पर अशोक सर ने, मतलब मैं 6th 7th में गया था, तब मुझे मतलब समझाते थे वगैरह थे। जब मैं 10th 11th पढ़ा इनके यहाँ, तो पूरा इन्होंने फ्री पढ़ाया, अपने आप से किताबें दी कि मतलब ये लगाओ, तो इन्होंने काफ़ी मेरी मदद की सर ने। राजेंद्र जी, जब लगे कि बच्चा कुछ बहुत अच्छा कर सकता है ज़िंदगी में, तो कई बार पैसे का अभाव बहुत कचोटता भी है कि मेरे पास होता तो मैं इसको ये करा लेता, कोचिंग करा देता। ऐसा आपके साथ भी ऐसा होता होगा? हुआ ही सा, ये 11 में थे, बोले पापा मुझे कोचिंग करवा दीजिए। काका देव में 50 पढ़ते रुपये थे, हमने नहीं हमारा पता है नहीं। 50,000? हाँ, तो हमने वहाँ पर 11 से है नहीं, हमने तो 11 10th करो फिर देखा जाएगा।
तब तक भी भाभा की स्कीम थी, उसमें ये B35 में बच्चे फ्री ऑफ कास्ट एडमिशन होते थे, उसमें इन्होंने सिलेक्शन हो गया इनका था, तो ये मुराद पूरी हो गई, इस प्रकार से पढ़ा गया। तो देखिए, मुझे बड़ी खुशी है कि आपका लड़का IIT और JEE में काफ़ी अच्छे रैंक लेके आया हुआ है। मैं देखता था कि सुबह सुबह आप अखबार से बेचने के लिए निकलते थे और 3-4 घंटे आके देते थे, इसके बाद अपने कार में लगते थे। मोहल्ले वाले काफ़ी को कह रहे थे कहाँ IIT है JEE में आप ले रहे हैं, किसी अच्छे दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में लगा लो, लेकिन आपकी मेहनत और आपका सारा प्रयास जो बच्चे ने सफल किया है, उसके लिए मैं और मेरे मोहल्ले के लोग आपके आभारी हैं। कभी लगता था ये सब सुनने को मिलेगा? हाँ, कभी कल्पना नहीं की थी, साकार कल्पना उनकी, हमने सुना सोचा नहीं था कभी। कभी ये ख्याल आता था, सारे बच्चों के मन में शायद आता है कि काश मेरे पास ये होता तो मैं अच्छी कोचिंग कर पाता, काश मेरे पास भी अच्छे कपड़े होते, अच्छी किताबें, सब कुछ। हाँ, आता था। मतलब 11th में मुझे भी लगता था कि यार मेरे पास भी एक गाड़ी हो, मतलब एक स्कूटी हो। मेरे पास साइकिल थी, मेरा घर करीबन 16 किलोमीटर दूर था स्कूल से, मुझे जाना पड़ता था। तब लगता था गाड़ी होती तो और अच्छा रहता, चले जाते आराम से। कोचिंग भी नहीं कर पाए क्योंकि मतलब महंगी बहुत थी एक तो कोचिंग, और दूसरी बात वहाँ जाएँ फिर 10 बजे छूटती, फिर वापस कैसे आएँ, एक घंटा लगता है तकरीबन। तब लगता था, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी में परेशानी होती है, आपके में भी होगी, मेरे में कुछ खास। राजेंद्र जी, लोग ये भी कहते थे कि कहाँ इंजीनियरिंग वगैरह किसी छोटे मोटे काम में लगा दो, थोड़ा लड़का काम में हाथ बटाने लगेगा। कहते थे इतना वेटेड शरीर है, इतना है, अपने लड़के क्यों नहीं लगाते, क्यों अकेले सब काम करते हैं, उसको लगा दो, कोई वो भी अपना अखबार बांटा करे जाते हैं, स्टार लगवा दो, क्यों पढ़ा रहे हो जब नहीं हो पा रहा है कि छोटे मोटे काम भी करता रहे, पढ़ता भी रहे। तो हमने मरते भरसक प्रयास करते रहेंगे वो ना इस धंधे में आए, जब नहीं लगे फिर देखा जाएगा। अभी तो उम्मीद हमें है कि कहीं सिलेक्शन से हो जाएगा। आज उन सब लोगों से, यहाँ तो थोड़े से यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग टेलीविज़न पर तुमको देखेंगे, कुछ मैसेज देना चाहते हो जो बहुत संपन्न परिवारों से होते हैं, जिनके पास कोचिंग लेने के भी बहुत पैसे होते हैं, अपना कोई मैसेज उन सब लोगों के लिए देना चाहते हैं? मेरा मैसेज यही है कि आप चाहे गरीब हो, चाहे संपन्न हो, या फिर किसी भी चीज़ से हो, मेहनत आपको करनी ही है। अगर आप किसी चीज़ में नहीं जीत पा रहे तो यानी कि हार ही जाएंगे, अगली बार फिर कोशिश कीजिए, इतना ही है। चलिए, हम तो आज यही कह सकते हैं कि आप जैसे माता पिता एक मिसाल है सब लोगों के लिए। कभी सोचा नहीं था यहाँ बैठे होंगे आपके सामने, आपको देखते थे टीवी में। एक तोहफा है आप लोगों के लिए, आपके लिए, आदेश के लिए नहीं है। आज की जिंदगी लाइफ का सबसे बड़ा सबक यही है कि बच्चा चाहे कोई भी हो, किसी भी परिवार में जन्मा हो, कैसे भी हालात के बीच पला बढ़ा हो, उसके भी सपने होते हैं कुछ बड़ा करने के, उसमें भी काबिलियत होती है कुछ कर गुजरने की, उसमें भी मादा होता है अपनी और अपने परिवार की किस्मत बदलने का, उसमें भी ललक होती है दुनिया में अपनी पहचान बनाने की, और वो ये सब कुछ कर सकता है अगर उसे अपने परिवार का और समाज का साथ मिले। हमारी गुजारिश है हर माता पिता से कि आपकी आज की स्थिति चाहे जो भी हो, अपने बच्चे को ढेर सारा आत्मविश्वास दीजिए कि वो आपकी स्थिति को बदल सके। आप चाहे जो भी काम करते हो, अपने बच्चे को आज़ादी दीजिए अपना काम चुनने की। आपके पास पैसों और सुविधाओं की चाहे जितनी भी कमी हो, अपने बच्चे को शिक्षा जरूर दीजिए किसी भी कीमत पर। और आप में से हर एक से हमारी अपील है कि अगर आपको अपने आसपास कोई भी बच्चा ऐसा दिखाई दे जिसके सपने, जिसकी पढ़ाई पैसों की बलि चढ़ रहे हो, तो उसे सहारा जरूर दीजिए। कौन जाने आपकी वजह से एक होनहार बच्चे की किस्मत ही बदल जाए और उसकी जिंदगी लाइव हो जाए।